वेलकम टू डेली इंडो पाक। माय नेम इज़ मुजाहिद। जी हाँ, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि रशिया यूक्रेन पर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। अभी रशिया का एक न्यूक्लियर ट्रेन वो यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंच चुका है। इस टॉपिक को पूरी दुनिया ने एक्सटेंसिवली कवर किया है और दुनिया के सारे डिफेंस एनालिस्ट और जर्नलिस्ट इस डेवलपमेंट को काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट कर रही है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को देख लें। इस ट्रेन का ताल्लुक रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री से है और स्पेशली रशिया के 12th मैन ब्रिगेड जो कि न्यूक्लियर वेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस ट्रेन में हो सकता है कि न्यूक्लियर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हो, यानी न्यूक्लियर कपड़े, मास्क वगैरह जो स्ट्राइक करने के बाद इस्तेमाल होते हैं, ताकि स्ट्राइक के बाद भी उस रीजन में आसानी से ऑपरेट कर सके और उस पर अपना कंट्रोल बरकरार रख सके। नेटो के चीफ ने कहा कि प्यूटन ने यूक्रेन बॉर्डर पर एक न्यूक्लियर टेस्ट के ऑर्डर्स दिए हैं, जो कि बाद में क्रेमलिन ने उन तमाम एलिगेशन को रिजेक्ट किया और कहा कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, मगर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इस जंग में रशिया के साथ अगर एक ही एडवांटेज है तो वो है न्यूक्लियर का, और वो अपनी ज़रूरत के लिए उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा रशिया का एक न्यूक्लियर सबमरीन जो कि आर्कटिक सी में खड़ा था, अब वो गायब है, और अगर रशिया ने उसको ब्लैक सी में डिप्लॉय कर दिया तो वो यूक्रेन के बहुत करीब हो जाएगा और वो यूक्रेन को तकरीबन मिनटों में हिट कर सकेगा। इस सबमरीन में जो टॉर्पीडो इस्तेमाल की जाती है, तकरीबन उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर बताई जाती है। इस न्यूक्लियर थ्रेट के हवाले से जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि रशिया के इस न्यूक्लियर थ्रेट को सीरियसली लिया जाए, और ये सेम बात नेटो और वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने भी रिपीट की। अब जब ये न्यूज़ आई तो इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने रशिया यूक्रेन के लिए एक पीस डील की पेशकश दी। इलॉन मस्क उस ट्वीट में कह रहा था कि वो तमाम रीजन जो रशिया के कब्जे में है उसमें फिर से इलेक्शंस हो जाए अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और अगर लोग रशिया के खिलाफ वोट कर दें तो वो उन रीजन्स को खाली कर दें कि चूंकि क्राइमिया हिस्टोरिकली 1783 से रशिया का पार्ट है तो उसे रशिया का हिस्सा रहने दें। और उसके साथ यूक्रेन ये अश्योर करेगा कि क्राइमिया को वाटर सप्लाई बंद नहीं की जाएगी। और इन सब के बाद यूक्रेन रशिया और वेस्ट के दरमियान न्यूट्रल रहेगा, मतलब वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा एक न्यूट्रल सा मशवरा है और ये दोनों को कबूल होना चाहिए, लेकिन वोट्स में 40.9% लोगों ने येस में जवाब दिया और 59.1% लोगों ने नो में जवाब दिया। अब जब इलॉन मस्क ने ये ट्वीट की तो उसके फ़ौरन बाद ज़ेलेंस्की ने भी एक ट्वीट की और उसमें कहा कि आप लोगों को कौन सा इलॉन मस्क चाहिए, जो यूक्रेन को सपोर्ट करता हो या रशिया को सपोर्ट करता हो। उसके बाद पूरी सोशल मीडिया में यूक्रेन के लोगों ने इलॉन मस्क के ख़िलाफ़ ट्वीट करना शुरू कर दिए, लेकिन इलॉन मस्क यहाँ पर भी नहीं रोका। उसने फिर ट्वीट किया कि चलो डनबास और क्राइमिया के लोग डिसाइड करें कि वो रशिया के साथ जाना चाहते हैं या यूक्रेन के साथ, जिसमें उसे कुछ अच्छा रिस्पांस मिला। ये वही इलॉन मस्क है जिसने जंग के आगाज़ में पूरे यूक्रेन को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड किए थ्रू स्टारलिंक्स, जब रशिया ने यूक्रेन का पूरा इंटरनेट स्ट्रक्चर तबाह कर दिया था। लेकिन जब अब ये यूक्रेन के लिए कुछ अच्छा पेश कर रहा है तो पूरा यूक्रेन उसके खिलाफ हो गया। और इन सब से एक बात ये भी जाहिर होती है कि यूक्रेन किसी तरह से भी किसी भी पीस डील के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि उन तमाम रीजन्स को वापस लिया जाए जिस पर रशिया का कब्ज़ा है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा वजह है वो है वेस्ट की तरफ से मिलिट्री एड। अभी रिसेंटली जब रशिया ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स यूक्रेन की तरफ भेजना शुरू कर दिए तो उसी दौरान बाइडन ने यूक्रेन को $625 मिलियन की एक मिलिट्री पैकेज अनाउंस की, जिसमें यूक्रेन के लिए आर्टिलरीज, हेमार्स वगैरह शामिल है। बजाय इस न्यूक्लियर थ्रेट के वेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक पीस डील हो जाए। मार्च और अप्रैल में जब रशिया और यूक्रेन के दरमियान तुर्की में पीस टॉक्स हो रहे थे तो उसमें यूक्रेन के एक न्यूज़ आउटलेट ने
یہ خبر جاری کی کہ رشیا اور یوکرین کے پیس ٹاکس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے یو ایس اور یو کے، اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان ایک پیس ڈیل ہو جائے۔ بورس جانسن نے اپریل میں کییو کا ایک وزٹ کیا۔ بظاہر تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ وہ یوکرینین کے ساتھ اپنے سالیڈیرٹی دکھانے کے لیے آیا ہے، مگر وہاں پر اس نے زیلنسکی کو پریشرائز کیا کہ وہ ان تمام پیس ٹاکس کو ختم کر دے، جس کے فوراً بعد زیلنسکی ان تمام پیس ٹاک سے پیچھے ہٹ گئے اور پیس ٹاک کو رشیا کے قبضے ہوئے علاقوں سے پیچھے ہٹنے کے ساتھ کنڈیشنل کر دیا، کیونکہ ویسٹ چاہتا ہے کہ رشیا کو یوکرین میں وہ پراکسی وار میں الجھا کر رکھے اور اسے آسانی سے جیتنے نہ دیا جائے۔ اب یہاں پر ویسٹ کا تو کچھ زیادہ ہونے والا نہیں، مگر یہاں پر یوکرین کے عام لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے، چاہے وہ جانی ہو یا مالی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس نیوکلیئر تھریٹ ڈیولپمنٹ کے بعد یوکرین کے پاس اب زیادہ کچھ نہیں بچا سوائے پیس ٹاک کے، کیونکہ اگر رشیا نے نیوکلیئر سٹرائک کر دی تو وہ یوکرین کے لیے تباہ کن ہوگا۔ ان سب میں اگر ترکی رشیا اور یوکرین کا پیس ڈیل کرواتا ہے تو وہ ترکیہ کے لیے ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک جیت ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے ممالک نے کوشش کی مگر وہ سب ناکامیاب رہے۔ میرے خیال میں پیوٹن کی یہ کوشش ہے کہ وہ یوکرین کو جتنا ڈرا سکتے ہیں اتنا وہ کرے اور اس سے جو کچھ منوایا جا سکتا ہے وہ اس سے منوائے، مگر اگر یوکرین نے ان ریجنز میں اپنی کاؤنٹر آفینسو تیز کر دی جو رشیا کے حساب سے اب رشیا کا پارٹ ہے، تو پھر اس کے پاس آخری آپشن وہ نیوکلیئر سٹرائک کا ہوگا۔ اس بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا، خدا حافظ۔